नमस्कार दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2023 मंगलवार की सबसे बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत ने रातों रात पाकिस्तान से लगती सीमा पर एक साथ 80 से अधिक तेजस विमान को तैनात करने का फैसला क्यों कर लिया है। जवाब में पाकिस्तान लेकर आएगा अबाबिल और शाहिल बैलिस्टिक मिसाइलें। क्या होने वाला है बॉर्डर पर, तो वहीं आपको बताएंगे कि S-400 सिस्टम को लेकर भारत के दोस्त रूस ने भारत को ऐसा क्या तोहफा दे दिया है जिससे चीन भी टेंशन में आ गया है। वहीं दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान में क्यों पसर गया सन्नाटा, पाकिस्तानी हुकूमत क्यों रोने लगी। वहीं अमेरिका में फिर से हो रही है ट्रंप की वापसी, क्या भारत के लिए लेकर आएंगे सुनहरी सौगात। दोस्तों इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं, तो आज की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। चलिए बताते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। भारत के तेजस विमानों का पहला निशाना बनेगा पाकिस्तान। चीन पहले से ही टेंशन में, एलएसी पर आएगा तो क्या होगा। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे भारत के सबसे खूंखार फाइटर प्लेन यानी तेजस की, जिसके एडवांस वर्जन यानी तेजस MK-1A को भारी संख्या में पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात करने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। दोस्तों भारत को अक्सर परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तान और सेना को जंग के मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत राजस्थान के बीकानेर में तेजस फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन तैनात करने जा रहा है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन को नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल पास में है। इसी के पास पाकिस्तान का बहावलपुर सैन्य अड्डा है। सबसे पहले तेजस मार्क 1A विमान साल 2024 के शुरुआती महीने में यानी कि जनवरी में ही मिल जाएगा। ये ब्रांड न्यू विमान MiG-21 की जगह लेने वाले हैं, जो अब पुराने पड़ चुके हैं। भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान को पाकिस्तानी वायुसेना से निपटने के लिए तैनात करने का फैसला यूं ही नहीं लिया है। पाकिस्तानी सेना चीन के साथ मिलकर नापाक साजिशें रच रही है और उसने ड्रैगन से कई नए फाइटर जेट खरीदे हैं। आपको बता दें कि भारत ने करीब 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद तेजस फाइटर जेट को तैयार कर लिया है। तेजस MK-1 की 2 स्क्वाड्रन पहले से ही भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं। इन्हें हाल ही में उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। नए तेजस मार्क 1A विमान पुराने के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस और ताकतवर हैं और घातक मिसाइलों से लैस भी हैं। ये विमान पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी तबाही मचाने की क्षमता से लैस हैं। पाकिस्तान आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर भेजने के साथ तुर्की के ड्रोन की मदद से हथियार और ड्रग्स भी भारतीय सीमा में भेज रहा है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों भारत सरकार का ये फैसला अगर आपको सही लगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम पर रूस ने दे डाली भारत को भयंकर खुशखबरी। दोस्तों जिस तरह से 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान भारत के साथ तनाव को और बढ़ाने के प्रयासों में लग गए हैं। इनको डर है कि मोदी सरकार अगर भारत में जीत की हैट्रिक लगाती है तो फिर चीन को भारत ओवरटेक कर जाएगा कई मामलों में। यही कारण है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इनकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि चीन को सुधारने और पाकिस्तान को लाइन पर लाने के लिए रूस ने भारत को नई सौगात देने का ऐलान कर दिया है। रूस ने कुछ दिन पहले चीन की बात मानकर भारत को S-400 की खेप रोक दी थी, लेकिन अब रूस ने भारत को ये सिस्टम समय पर देने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत और रूस ने पैसे की अदायगी को लेकर आ रही रुकावटों को दूर कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों की वजह से इसमें रुकावटें आ रही थी। खास बात तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी रूस ने भारत को तय समय से पहले ही S-400 सिस्टम को सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना को S-400 की चौथी स्क्वाड्रन को अगले साल शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि जनवरी में इसे शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले 3 स्क्वाड्रन भारत आ चुकी हैं और भारत इनको तैनात कर भी चुका है। अब चौथी खेप भी भारत को मिलने वाली है, जिसे भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। आपको बता दें कि S-400 की एक स्क्वाड्रन में 16 गाड़ियां होती हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर्स के अलावा
रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम की गाड़ियां होती हैं। S-400 का एक सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट या फिर ड्रोन किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए पर्याप्त है। आर्टिकल 370 पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिर क्यों रोने लगी पाकिस्तान की पूरी हुकूमत। दोस्तों, अब आते हैं आज की सबसे जानदार और शानदार गुड न्यूज़ पर। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो जान ही लिया होगा, लेकिन उसका रुझान आपने अभी तक नहीं सुना होगा जो आ रहा है पाकिस्तान से। दरअसल दोस्तों, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत समेत पूरी दुनिया से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक तो पाकिस्तान बेचैन दिख रहा है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी पीएम की विशेष सलाहकार और भारत में उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक की पत्नी मुसाल हुसैन मलिक ने भारत के खिलाफ जमकर बौखलाहट दिखाई है। मुसाल हुसैन ने कहा है कि आज एक बार फिर से हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के लिए अपनी नफरत को जग जाहिर कर दिया है। भारत की सरकार हो, आर्मी हो या फिर अदालतें हो, किसी से भी कश्मीर को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब 370 को इन लोगों ने खत्म कर दिया है तो वह पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से किया गया। ये ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जाकर किया गया, बल्कि खुद अपने 1950 में लागू किए गए संविधान को भी तार तार करते हुए आर्टिकल 370 खत्म किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि भारत ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के घरेलू अदालत के फैसले का इस्तेमाल करके शर्मनाक काम किया है। हिना रब्बानी खार ने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि भारत जम्मू कश्मीर के फैसले को यूएनएससी में ले गया था। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हर बार कश्मीर पर जहर उगलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से तमतमा गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। यानी पाकिस्तान अपना सर पीट कर रो रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस बौखलाहट पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को लगे हाथ पीओके पर भी चढ़ाई कर देनी चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार काफी टाइम से प्लानिंग भी कर रही है? इस संबंध में आपकी क्या कुछ राय हो सकती है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अमेरिका में एक बार फिर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 61% वोटर्स की पहली पसंद बन गए ट्रंप। दोस्तों, अब बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ी खबर होगी। दरअसल अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सोमवार को रॉयटर्स इप्सोस के ओपिनियन पोल के मुताबिक ट्रंप ने साल 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन मुकाबले में अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखा है। उन्हें पार्टी के आधे से अधिक वोटर्स का समर्थन प्राप्त हो चुका है। ट्रंप के सामने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और निक्की हेली भी अब कमजोर साबित हो रहे हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 61% रिपब्लिकन वोटर्स ने कहा है कि वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती देने वालों को चुनने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट देंगे। कोई भी प्रतिद्वंदी ट्रंप के आसपास भी नहीं है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और दक्षिणी कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली को 11% वोटर्स का ही समर्थन मिला है। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट विवेक रामास्वामी को बस 5% वोट मिले हैं, जबकि न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी को 2% वोट मिले हैं, जबकि 8% वोटर्स कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। ओपीएस को अगर फिर से शुरू किया गया तो भारत की इकोनॉमी पर आ जाएगा बड़ा संकट। अब दोस्तों, ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। दरअसल कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। कर्नाटक में इसे दोबारा लागू करने की बात सामने आ रही है। आरबीआई की एक नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है। सोमवार को जारी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24 में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9% तक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों ने ओपीएस को बहाल कर दिया है और कुछ इस ओर बढ़ रहे हैं।
अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और वे विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस पीछे की तरफ जाने वाला कदम है और इससे पिछले किए गए सुधारों का लाभ खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में इससे अगली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवतः ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और 2060 तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। हालांकि दोस्तों, आप इस संबंध में क्या कुछ सोचते हैं? क्या सभी सरकारों को ओपीएस शुरू कर देना चाहिए या फिर मोदी सरकार के मुताबिक एनपीएस को ही शुरू करना ठीक रहेगा? इस संबंध में आप जो भी कुछ सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।